अस्सलाम वालेकुम। नावल जुनून इश्क बाय आसिया मजहर चौधरी, लास्ट पार्ट। आफाक साहब को सख्त किस्म का स्ट्रॉन्ग फालिज हुआ है। वो जिस्मानी तौर पर माजूर हो चुके हैं। डॉक्टर जमील अंसारी के ये अल्फाज पिघला सीसा बनकर रहीम चौधरी के कानों में उतरे थे। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? ऐसा कैसे हो सकता है? रहीम चौधरी एकदम लड़खड़ाया था। इस खबर ने उसके होशो आवाज छीन लिए थे। सॉरी रहीम साहब, वो अपने बोलने की सलाहियत भी खो चुके हैं। एक और खबर रहीम चौधरी के ऊपर पहाड़ बनकर टूटी थी। वो पास रखी कुर्सी पर ठहर से गए थे। मगर ये कैसे हुआ? उनको कोई बहुत सख्त किस्म का सदमा पहुंचा है या दिया गया है, आई डोंट नो, पर स्ट्रॉन्ग की वजह यही बना है। डॉक्टर ये कहकर चला गया था, पर रहीम चौधरी की साजिश को तपते सहरा में खड़ा कर गया था। मैं शैला को कैसे बताऊंगा? रहीम चौधरी के होंठ बड़बड़ाने के अंदाज में हिले थे और यूं आफाक चौधरी रहीम चौधरी की साजिश को जाने बगैर जिंदा लाश बन गया था। महमा और उसके साथ की अटूट डोरी पल में टूटकर हवा में उछाल दी गई थी और ये किस्सा भी बगैर हल हुए किसी ताबूत की तरह जमीन की गहराई में दफना दिया गया था। ये कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म कर दी गई थी। गाड़ी गांव की हदूद से निकलकर शहर में दाखिल हो चुकी थी। वो खामोशी से इन अनजाने रास्तों को देख रही थी। इन निगाहों में ना शौक था ना इश्तियाक, बस एक बेचैनी थी। दिल भी अलग सहमा हुआ सा था। पता नहीं जहां मैं जा रही हूँ वहां क्या होगा। कहीं ये मुझे कहीं और तो नहीं ले जा रहे। इसी लातादाद सोचे वसवसे पूरा रास्ता उसका अहाता किए हुए थे। उसके साथ गाड़ी में एक औरत और दो मर्द मौजूद थे। वो औरत की मौजूदगी में भी खौफजदा हो रही थी और ऐसे ही आंख मचोली में पूरा रास्ता कट गया था। गाड़ी एक झटके से मतलूबा जगह रुकी थी। तबीयत थोड़ी बेहतर होने पर वो आज ऑफिस चली आई थी। ऑफिस दाखिल होते ही उसे पता चल गया था कि रहीम चौधरी ऑफिस नहीं आए और मिस नाजिया ने इसकी तस्दीक भी कर दी थी। सर दुबई गए हैं अपने पर्सनल काम से, मिस नाजिया ने उसे सरसरी से आगाह किया था। अच्छा, पर दुबई में कौन सा काम हो सकता है, वो भी पर्सनल? उसने सोचा, पर कोई सिरा हाथ ना लगा। कुछ कहा आपने मिस रुताबा? नहीं, कुछ नहीं, वो बोली। आप ये फाइलें लें, देख लें, फिर मैं ले जाऊंगी। मिस नाजिया ने फाइलें मेज पर रखते उसके आगे रखी थी। ओके, मैं देख लूंगी, जाएं आप। ये कहकर वो फोन की जानिब मुतवज्जो हो गई थी जहां किसी की कॉल आ रही थी। हेलो जी, कौन? उसने फोन उठाते ही पूछा था। आप मिस रुताबा बात कर रही हैं? पाकिस्तान से सर रहीम चौधरी की सेक्रेटरी? फोन करने वाली ने मुकम्मल मालूमात चाहिए थी। जी मैं ही रुताबा हूँ, वो बोली। ओके, 2 मिनट होल्ड रखें, सर आपसे बात करना चाहते हैं। ये कहकर वो गायब हो गई। फोन पर मुसलसल होल्ड ट्यून बजना शुरू हो गई थी। उसने स्क्रीन पर देखा, नंबर लैंडलाइन का था। हेलो रुताबा, मैं रहीम चौधरी बात कर रहा हूँ। 2 मिनट बाद फोन पर रहीम चौधरी की आवाज गूंजी। सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? फाइन मिस रुताबा, मैं दुबई से कॉल कर रहा हूँ। जी सर, मुझे इल्म हो गया था, वो बोली थी। मुझे आपको इन्फॉर्म करना था कि मैं 2-3 दिन तक आ जाऊंगा। मुझे अभी खान टेक्सटाइल का फोन आया है, वो अपना प्रोजेक्ट हमारे साथ करना चाहते हैं। इस सिलसिले में आप देख लीजिएगा। चौधरी रहीम ने फोन की बाबत आगाह किया था। जी सर, उनकी फाइल्स मेरे पास आ चुकी हैं, मैं देख लूंगी, उसने सर हिलाया। गुड। रहीम चौधरी रिलैक्स सा बोला था। कुछ और सर? उसने पूछा। नहीं, कुछ नहीं। ओके, बाय। फोन कट गया था, पर रुताबा फोन अभी तक हाथों में लिए बैठी थी। ये पहली दफा है सर ने मुझे इस जगह का नहीं बताया, वरना हर जगह का मुझे इल्म होता है। कुछ तो है, वो सोचे जा रही थी, उलझे जा रही थी, पर यकदम उसके जहन में धमाका सा हुआ था।
गाड़ी आगे नहीं जा सकती, यहीं उतरो। साथ आई औरत ने करख्त लहजे में उसे मुखातिब किया था। वो बगैर कुछ कहे गाड़ी से उतर गई थी। तंग तंग गलियां, गंदी गलाजत भरी नालियां यहाँ के मकीनों की हालत का बखूबी बता रही थी। ये कम दर्जे के मजदूरों के तबके से ताल्लुक रखने वालों का मोहल्ला था। गुर्बत मुफलिसी यहाँ के अंग अंग से टपक रही थी। वो खामोशी से उनके पीछे चलती जा रही थी। 10-15 मिनट की मुसाफत के बाद वो एक बोसीदा से मकान के सामने रुकी। अंदर चलो। वही औरत दोबारा बोली थी। उनमें से एक मर्द रास्ते में ही उतर गया था। वो मर्द और औरत के पीछे अंदर दाखिल हो गई थी। आफा, मेरे बेटे, क्यों मुझे जला रहे हो? ये जलापा 23 बरस में रोज मुझे जलाता है। अब तो माफ कर दो। रहीम चौधरी आफाक चौधरी का हाथ थाम कर बोला था, इस दुख में तुम्हारी माँ भी मर गई, मैं अकेला हो गया हूँ। मेरा इतना बिजनेस मेरे बाद कौन संभालेगा? 23 बरस गुजर जाने के बाद भी रहीम चौधरी ना बदला था। वो कहते हैं ना, रस्सी जल गई पर बल ना गया। डॉक्टर्स कहते हैं तुम खुद ही ठीक नहीं होना चाहते। तुम अपनी विल पावर यूज ही नहीं करना चाहते। ऐसा मत करो आफा, ऐसा मत करो। कुछ इस बूढ़े बाप का ही ख्याल कर लो। आफाक इन सब बातों पर बगैर कुछ रद्द अमल जाहिर किए चत लेटा था। कुछ तो बोलो आफाक। रहीम चौधरी ने उसका हाथ सहलाया। मम, महर, महर माँ। ये अल्फाज चौधरी रहीम के तन बदन में आग लगा गए थे। उन्हें लग रहा था उन्हें आज फिर नए सिरे से तपते सहरा में खड़ा कर दिया गया है। तुम उस बेगैरत नीच जात लड़की को आज भी नहीं भूले? रहीम चौधरी ने नरमी का चोला उतार फेंका था। आफाक ये देखकर अजीब सी मुस्कुराहट लबों पर सजाए मुस्कुराया था। तुम आज भी उस नीच लड़की की मोहब्बत में पोर पोर डूबे हो। तुम नहीं बदल सकते आफाक। मैं वैसे ही टाइम वेस्ट करने यहाँ आया हूँ। कुछ हासिल नहीं होगा मुझे तुमसे। जाओ भाड़ में तुम। वो चीखता चल लाता, कुफ उड़ाता चला गया था। आफाक के होंठों पर अब भी जख्मी मुस्कुराहट हनवर मौजूद थी। हेलो, हाँ अशरफ, मुझे आज शाम 5 बजे मिलो। पर कहाँ मैडम रुताबा? अशरफ ने पूछा। किसी पार्क में जो नजदीक हो। ओके मैडम, मैं आ जाऊंगा। ठीक है। उसने फोन बंद कर दिया। मुझे किसी तरीके से उस दुबई का राज जानना है। हर महीने में उनका दुबई का चक्कर जरूर लगता है। कुछ तो है दुबई में। शायद मुझे इस इंफॉर्मेशन से कुछ मालूम हो जाए। वो सोचती हुई ऑफिस से बाहर निकल आई। उसे जल्द अज जल्द पार्क पहुंचना था। हेलो, हाँ मैं पहुंच गई हूँ। उसने अशरफ का नंबर दोबारा मिलाया था। ठीक है मैडम, मैं अभी 10 मिनट में पहुंचता हूँ। अशरफ ताबेदारी से बोला था। ओके। उसने फोन ऑफ करके हैंडबैग में डाल दिया था। वो ऑफिस टाइम में बाहर निकली थी, इसलिए नहीं चाहती थी कि ऑफिस का कोई बंदा कॉल करे और उसे यहाँ का मालूम हो जाए। वो हर मामले में एहतियात बरत रही थी। अरे बहन, इस मर्तबा रुताबा बिछिया को फोन किए काफी महीने नहीं हो गए। पड़ोसन बुआ ने पास बैठी अम्मा से पूछा था। बुआ 2 दिन पहले ही किया था। ठीक है, अम्मा ने सरसरी सा बताया। हाँ, वैसे है बड़ी समझदार तुम्हारी बेटी। कैसे लड़की होकर भी पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल रही है। जी बुआ, आप ठीक कह रही हैं। बस अब जल्दी से उसके हाथ पीले कर दो। बुआ सोचूंगी। अरे पगली, इसमें सोचना क्या है? शादी तो करनी है ना? बुआ ने हंसते हुए कहा। रुताबा मानेगी तो ही कर सकती हूँ। तुम माँ हो उसकी, ये तुम्हारा फर्ज है। जी बुआ, इस दफा ही तुम्हें बात करूंगी। जरूर करना। बिटिया जितनी जल्दी अपने घरों की हो जाए माँ बाप के लिए उतना ही अच्छा होता है। बुआ की इस बात पर न जाने क्यों अम्मा के रुके आंसू बह निकले थे। इस कमरे में है वो औरत। तुम्हें भी यहीं रहना होगा जब तक उसका कुछ बंदोबस्त नहीं हो जाता। और हाँ, कोई होशियारी करने की कोशिश मत करना वरना तुम अंजाम जानती हो। वो औरत उसे खबरदार कर रही थी और वो बेबसी से हर बात पर सर हिला रही थी। इसके सिवा उसके पास और कोई चारा ना था। तुम भी साथ रहोगी ना? उसने डरते डरते पूछा था। नहीं, चौधरी साहब का हुक्म है, सिर्फ तुम यहाँ रहोगी। ठीक है। वो बेबसी से सर हिला गई थी।
मैडम खैरियत तो है, इतनी इमरजेंसी में बुलाया? अशरफ मकतूबा जगह पहुंचते ही बोला था। हाँ खैरियत ही है, तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना है। वो मतलब की बात पर आ गई। जी हुक्म कीजिए। अशरफ ताबीदारी से गोया हुआ। तुम्हें एक शख्स का पता लगाना है जो दुबई में है, मुझे उस शख्स की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। वो बोली थी। वो तो ठीक है रुताबा मैडम, मगर अशरफ ने ये बात सुनकर अधूरी छोड़ी। अगर मगर छोड़ो, पैसा जितना तुम कहोगे मिलेगा। बस मुझे हर हालत में ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसका लहजा सख्ती भरा था। अशरफ ने इस बात में सर हिलाया। ठीक है मैडम, आप मुझे उस शख्स की पूरी डिटेल सेंड करें, मैं आपकी मतलूबा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा दूंगा। ओके गुड, बस मुझे अब इंतजार रहेगा। वो मुस्कुराई थी। बरस, हाँ बरस बीत गए इस इंतजार की सूली पर लटकते, पर मेरा इंतजार हासिल ही रहा, ला हासिल ही रहा। अब तो बुढ़ापा आ पहुंचा आफाक चौधरी। अब तो इस रग रग में बसे इंतजार की लो भी बुझते दिए की तरह होती जा रही है। पता नहीं कब ये टिमटिमाता दिया बुझ जाए। मुझे अब अपनी परवाह नहीं रही, बस तुम्हारी बेटी की फिक्र है। एक दफा तुम मिल जाओ आफाक तो तुम्हारी बेटी तुम्हें सौंप कर सुकून से मर सकूं। मुझे तो तुमसे जुदा होना पड़ा, पर अब अपनी बेटी से तुम्हें कभी जुदा नहीं होने दूंगी। तुम दोनों का मिलन जरूर होगा आफाक चौधरी, जरूर होगा। इस सरजमीन पर कोई ऐसा था, थी या था जिसे आफाक चौधरी के मिलन का आज भी इंतजार था, पर वो कौन था? तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों कैद किया है? मुझे छोड़ दो। गौरी का मेहरू से पहला सामना इस जुमले पर हुआ था। मैं गौरी हूँ, मुझे यहाँ तुम्हारी देखभाल के लिए भेजा गया है। गौरी ने उस खूबसूरत मनमोहनी सी लड़की को देखकर कहा। ओ, तुम भी उनके साथ मिली हो? उसने जवाबन नफरत भरी निगाहों से गौरी को देखा था। नहीं महर, मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं, मैं भी मजबूरी में यहाँ लाई गई हूँ। क्या मजबूरी है? रहीम चौधरी ने तुम्हारे साथ भी कोई खेल खेला है क्या? महर ने जहरखन लहजे में कहा। मैं खुद इस खेल में फंसी हूँ महर। और फिर सारी कहानी सुनाती गई और महर फटी फटी निगाहों से उसे देखती रही। मेरे पास कोई चारा ना था महर। चौधरी रहीम ने ये भी कहा है कि मेरी शादी आफाक से कर देंगे। ये अल्फाज महर की पूरी हस्ती को हिला गए थे। शादी आफाक से? चीख नुमा आवाज महर के मुंह से बरामद हुई थी। जी महर, मैं मजबूर हूँ। यही हल मेरी इज्जत पर लगा दाग धो सकता है, जिसकी वजह से लगा है। मैं उनसे शादी नहीं करना चाहती, पर इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। गोरी का लहजा बेबसी लिए हुए था। जो कुछ मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, ये सब जान कर भी तुम आफाक से शादी कर लोगी? महर के लबों पर अजियत भरी मुस्कुराहट दर आई थी। क्या मतलब? आप क्या कहना चाहती हैं? गौरी ने ना समझी के आलम में उसे देखा। तुम्हें पता है औरत की सबसे बड़ी बेवकूफी क्या होती है? वो मर्द पर जल्दी एतबार कर लेती है, और फिर जब वही एतबार टूटता है ना, तो औरत को बड़ी शिद्दत से अपनी औकात याद आती है कि मर्द कभी भी औरत को एतबार के काबिल नहीं समझता। वो लहता भर वो लम्हा भर को रुकी थी। तुम जानती हो तुम आज जिस औरत के सामने बैठी हो वो कौन है? महर ने सवालिया लहजे में उससे पूछा। नहीं। गौरी का सर नफी में हिला। वो मुस्कुराई थी। ये औरत जो तुम्हारे सामने बैठी है, ये महर आफाक है। ये अल्फाज आपकी गौरी की पूरी हस्ती को हिला गए थे। गौरी जवाबन फटी फटी निगाहों से महर को देख रही थी। हेलो जी चौधरी साहब, आपका शक सही निकला। वो लड़की गड़बड़ है। अशरफ ने अपनी मखसूस ताबेदारी अपनाते चौधरी रहीम को आगाह किया था। ओ, तो मेरा अंदाजा ठीक निकला। उस लड़की पर मुझे उसी दिन शक हो गया था जिस दिन वो अचानक बगैर कोई इतला दिए गायब हुई थी। पर ये लड़की चाहती क्या है? चौधरी रहीम पुरसोच अंदाज में बड़बड़ाया था। चौधरी साहब, उसने मुझे दुबई की मालूमात के लिए हायर किया है। वो आपका राज जानना चाहती है। अशरफ ने एक और मालूमात दान की। कहीं ये आफाक की बेटी तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन दोनों ने तो नहर में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली थी। नहीं, ये नहीं हो सकता।
चौधरी रहीम जिंदगी में पहली मर्तबा इतने बुरे तरीके से घबराया था। आप आफाक चौधरी की बीवी हैं? गौरी ने सरसराती आवाज में पूछा। हाँ, मैं हूँ मेहर आफाक, वो तल्खी से मुस्कुराई थी। लेकिन आप यहाँ क्यों और इस हालत में? गौरी को ये जानकर सख्त सदमा पहुंचा था। गौरी नीच जात की औरत जब ऊंची जात के मर्द से मोहब्बत करती है तो फिर उसका नतीजा ऐसा ही निकलता है। उसके लहजे में टूटे कांच की किरछियों की चुभन थी। गौरी ने दुख से उसे देखा था। तो आपका मतलब आपकी ये हालात आफाक चौधरी ने की? गौरी ने बात अधूरी छोड़ी। नहीं, आफाक ने नहीं की, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे गौरी। पहले जो कुछ हुआ वो करने वाला आफाक कोई और था। मैं तो एक गलत फहमी के नतीजे में उनकी जिंदगी में आई थी। तुम्हारे वाक़ये ने उन्हें बदल दिया। तुमने उन्हें बद्दुआ दी थी कि तुम्हारी बेटी भी मेरे जैसी हो। उसके बाद वो बदल गए। उन्होंने मेरा ख्याल रखना शुरू कर दिया और औलाद की खुशखबरी सुनकर तो वो खुद को हवाओं में उड़ता महसूस करने लगे। लेकिन चौधरी रहीम की नज़र हमारी खुशियों को खा गई। मैंने आफाक से जुनून की हद तक इश्क किया है गौरी, जो मरने के बाद भी कम ना होगा। ये सब सुनकर गौरी की आंखों में नमी उतर आई थी, जिसे उसने बमुश्किल अपने अंदर उतारा था। पर ना महर जानती थी और ना गौरी के महर का जुनून इश्क उसकी बेटी का जुनून इंतकाम बन जाएगा। ये रहीम चौधरी ने मुझे इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलवाया है, वो भी अपने घर? उसका लहजा मुझे अजीब सा क्यों लग रहा है? कुछ तो है, कहीं उसे मेरे खेल का पता तो नहीं चल गया। अभी 15 मिनट पहले उसे रहीम चौधरी की कॉल मौसूल हुई थी। वो सोच सोचकर हलकान हुई जा रही थी। उसने डॉक्यूमेंट्स भी अपने साथ रखे। ये भी रहीम चौधरी ने साथ लाने को कहे थे। ऐसा क्या हो सकता है? कोई सिरा हाथ आके ना दे रहा था। लायानी सोचें किसी वहशी नाग की तरह उसे बार बार डसती जा रही थी। रुताबा नहीं जानती थी इस दफा उसकी चाल उस पर उल्टी पड़ चुकी है। मीटिंग का दिन 2 दिन बाद का तय था। उसने अपना जरूरी सामान पैक कर लिया था और हॉस्टल की चार्जेस वगैरह भी पे कर दिए थे। उसका बरसों का ख्वाब बस पूरा होने वाला था। रहीम चौधरी की बर्बादी बस नजदीक थी और ये सोचे उसे काफी मुतमईन कर रही थी। रुताबा, तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? अलीशा उसके जाने का सुनकर अफसरदा थी। अरे पगली, मेरा गांव तुम्हारे लिए हमेशा हाजिर है। तुम वहां आती जाती रहोगी और हमारा राब्ता भी रहेगा। मैं भी तुमसे मिलने आती रहूंगी। रुताबा ने उसे दिलासा दिया था। हकीकतन वो खुद भी अफसरदा थी। रुताबा मेरी बहुत अच्छी दोस्त। ये कहते ही अलीशा उसके गले लग गई। आंसू दोनों के गालों को भिगो रहे थे। अलीशा, तुम मुझे भी परेशान कर रही हो। ऐसे में कैसे जाऊंगी? आंसुओं पर अपना अख्तियार कब होता है? ये तो कभी भी छलक आते हैं। अलीशा दुख से बोली। ओह, मिस अलीशा तो फलसफा भी बोलने लगी हैं। रुताबा ने मजाक में कहकर दुखी लहजे को जाहिर किया। जी, आपके साथ रहने का नतीजा है। अलीशा ने होले से शरारत की। रुताबा कहकहा लगा कर रह गई थी। हाँ सुनो, बच्चे के साथ ही उस लड़की को मार देना। क्या नाम है उसका? हाँ, गौरी। वो हमारे लिए मुसीबत बन सकती है, इसलिए उसका मरना भी जरूरी है। मैं कुछ दिनों के लिए आफाक को लेकर दुबई जा रहा हूँ, इसलिए मुझसे कोई राब्ता मत करना। तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। ये कहकर रहीम चौधरी ने फोन काट दिया था। गरीब लड़कियां कितनी जल्दी शादी जैसे जाल में फंस जाती हैं। आई बड़ी मेरे बेटे से शादी करने वाली। पहली वाली गलती मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। इतना पागल समझ रखा है मुझे। वो कहता लगा कर हंसा था और इस लम्हे वो बहुत हैबतनाक लग रहा था। महर और आफाक के घर एक बहुत ही खूबसूरत सी बच्ची ने जन्म लिया था, जिसका नाम गौरी ने रुताबा रखा था। उस लम्हे महर को बड़ी शिद्दत से आफाक की कमी महसूस हुई थी। कहाँ हो आफाक? देखो तुम्हारी बेटी तुम्हें ढूंढ रही है। तुम्हारे लम्स के लिए बेताब हो रही है। अब तो आ जाओ, मेरे लिए ना सही अपनी बेटी की खातिर ही आ जाओ। दिल से फरियादें निकल रही थी पर सुनवाई ना थी। दिल की फरियादें दिल में ही दब कर रह गई थी। महर, रुताबा ने नए नक्श आपके और रंगत बाप की चुराई है। गुजरते दिनों में महर और गोरी एक दूसरे के बहुत करीब हो गई थी। दोस्ती का रिश्ता
पर वहां चढ़ते चढ़ते बहनापे में तब्दील हो गया था। गौरी, तुम मेरी रुताबा का बहुत ख्याल रखना। देखो, इस दुनिया में मेरे अलावा इस पे कोई नहीं, सिर्फ एक तुम ही हो जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। वो उससे वादा ले रही थी या दे रही थी, गौरी समझ ना सकी। महर, ये आप कैसी खौफजदा कर देने वाली बातें कर रही हैं? खुदा न ख्वास्ता आपको कुछ हो तो नहीं गया जो आप ऐसी बातें कर रही हैं, गौरी ने दहल कर कहा था। गौरी, अगले वक्त का किसे पता होता है, बस अपनी तसल्ली कर लेना चाहती हूँ। अल्लाह मेरी रुताबा का नसीब अच्छा करे, उसके नसीब में कभी रहीम चौधरी जैसा शख्स ना आए। चौधरियों का खून है, बस अगर हो सके तो उसे अपने बाप से मिलवा देना। और एक बात, तुम आफाक से शादी कर लेना गोरी। आखिरी लफ्ज गौरी पर बिजली की तरह गिरे थे। ये आप क्या कह रही हैं महर? पहले तो मैं लाइन थी, अब सब कुछ जान कर तो मैं कभी नहीं कर सकती। आप ऐसी बातें ना करें, वो झलझला कर बोली थी। महर ने मुस्कुरा कर उसे देखा था। चौधरी साहब, बैठी हुई है उस औरत के घर, ये तला उसी करख्त लहजे वाली औरत ने दी थी। ओ, रहीम चौधरी ने होंठ सुकेड़े। ठीक है, आज रात में अगला काम हो जाना चाहिए, चौधरी रहीम ने हुक्म दिया। जैसा जैसा आपने कहा वैसा ही होगा, वो औरत बोली थी, लेकिन दूसरी तरफ दरवाजे के पीछे छुपकर खड़ी गौरी के पांव से जमीन सिरकी थी। मुझे भी मारना चाहते हैं, उसकी जबान लड़खड़ाई थी। वो भागती हुई महरों के कमरे में आई थी। महर, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, वो हम तीनों को मार देंगे। उसने महर को झिझोड़ा था, लेकिन महर के साकित वजूद में कोई हरकत ना हुई थी। उसने दोबारा हाथ छुआ, महर का जिस्म ठंडा पड़ चुका था। महर मर चुकी थी। जुनून इश्क की इस कहानी का एक बाब मुकम्मल हो चुका था। महर, उठे महर। उसने पूरी ताकत से महर को झंझोड़ा था, पर महर खामोश लब लिए पड़ी थी। महर वो धाड़े मार मार कर रोई थी। वो हॉस्टल से बाहर आई तो उसने अम्मा को फोन मिलाया था। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो रुताबा? उनकी दूसरी जानिब अम्मा गौरी थी। ठीक हूँ अम्मा, अभी रहीम चौधरी के घर जा रही हूँ, उसने बुलाया है, उसने बताया। अच्छा, ध्यान से जाना, वो बड़ा शातिर आदमी है, गौरी ने उसे आगाह किया था। जी अम्मा, जानती हूँ, बस एक बात खटक रही है। मीटिंग परसों है, लेकिन बुला आज रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही। चलो वहां जाकर ही मालूम होगा, बुढ़ा क्या गुल खिला रहा है। गौरी का लहजा तल्ख था, वो मुस्कुराई थी। बुढ़ा तो ना कहे, जवान लगता है अभी तक तो, रुताबा हंसते हुए बोली। स्याह करतूतों के मालिक खुद को जवान ही समझते। गौरी बिगड़ी, भड़की। अच्छा अम्मा, अब वापस आकर कॉल करूंगी। ठीक है, हर काम सोच समझ कर ध्यान से करना। तब मैंने दोबारा याद दिहाई करवाई थी। जो हुक्म बॉस, वो बोली। जीती रहो। अम्मा एक मिनट, आपको एक और अहम खबर देनी है। वो क्या? अबू जिंदा हैं और दुबई में मुकीम हैं। ओ, ये तो खुशी की खबर है, गौरी खुशी से बोली। जी, अब आप तैयारी कीजिए। उसकी शरारत की रग खड़क उठी थी। क्या मतलब? अरे, दुल्हन बनने की? उसने हंसते हुए शगुफा छोड़ा। ठहर बदतमीज लड़की, अम्मा ने जांच पिलाई। उसने फौरन फोन काट दिया। मेरे अल्लाह, मेरी मदद कर, कोई रास्ता बना यहाँ से निकलने का। तू ही मेरी मदद कर सकता है। गौरी ने परेशानी से दुआ मांगी। ये ढलती शाम का वक्त था, उसे रात से पहले पहले यहाँ से निकलना था, वरना वो और नन्ही रुताबा जिंदगी से हाथ धो बैठती। उसने महर से वादा किया, वो रुताबा को कुछ ना होने देगी, और उसने ये वादा पूरा करना था। महर की मौत की खबर अभी तक किसी को ना हुई थी। उसने बेबसी से महर को देखा, आंसू छम छम उसकी आंखों से गिर रहे थे। वो इतनी बेबसो मजबूर थी। उसने नन्ही रुताबा के मुंह में फीडर दिया और खुद उस कमरे के चारों तरफ निगाहें घुमाने लगी। ये कमरा पूरी तौर पर बंद था। अचानक उसकी नजर छत के बिल्कुल साथ लगे रोशनदान पर पड़ी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, रक्षी ने फोन उठाते ही कहा था। यह आफाक चौधरी की नई मुलाजमत थी, जो कुछ दिन पहले ही रखी गई थी। जरा आफाक के करीब फोन ले जाओ। इस हुक्म पर वो फोन आफाक के पास ले गई। आफाक हस्बे मामूल छत लेटा छत को घूर रहा था। सर,
آپ کا فون ہے۔ رکشی نے فون اس کے کان کے ساتھ لگایا۔ ہیلو ڈیئر آفاق، کیسے ہو؟ تمہیں خبر دینی تھی اور وہ خبر یہ ہے کہ تمہاری بیٹی زندہ ہے۔ آفاق چودھری یہ سن کر تڑپا تھا۔ مہرما، وہ بڑبڑایا۔ ہاں ہاں، آگے تو سنو ڈیئر سن، تمہاری بیٹی کو میں مارنے والا ہوں، پر ایک احسان تم پر کر رہا ہوں، تم پہلی اور آخری دفعہ اپنی بیٹی سے مل سکتے ہو۔ کل پاکستان آؤ گے اور پرسوں اپنی بیٹی کی لاش کے پاس بیٹھ کر رو گے۔ چودھری رحیم زور زور سے کہکہے لگاتا ہنس رہا تھا اور یہ کہکہے آفاق چودھری کی جان نکال رہے تھے۔ نن نہیں نن، آنسو بے اختیار چھلکتے جا رہے تھے اور ان آنسوؤں کا سدباب کوئی نہ تھا۔ وہ ہاسٹل کے گیٹ سے باہر نکلی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر ایک الوداعی نظر اس ہاسٹل کی در و دیوار پر ڈالی۔ آنسو کا ایک ننھا سا قطرہ اس کی آنکھ سے چپکا تھا۔ جس جگہ ہم رہتے ہوں وہاں کی بے جان چیزیں بھی ہم سے مانوس ہو جاتی ہیں، جو جگہ چھوڑتے وقت بڑی شدت سے یاد آتی ہیں۔ اس نے آنسو کا ننھا قطرہ اپنی پورک سے صاف کیا اور ہاسٹل کی دائیں جانب چلنے لگی۔ پتہ نہیں آج اس کا دل کیوں خالی خالی لگنے لگا تھا، جیسے اس میں کوئی امنگ ہی نہ رہی ہو۔ بچپن سے لے کر جوانی تک کا وقت اس نے یہ خواب سوچتے ہوئے گزارا تھا، اور آج جب وہ خواب پورا ہونے کا وقت آیا تو اسے اپنا آپ خالی لگنے لگا تھا۔ کیا میں نے ایک نارمل زندگی گزاری ہے؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا، پر جواب کی سنوائی نہ ہو سکی تھی۔ کبھی کبھی کچھ سوال اتنے مشکل ہو جاتے ہیں کہ ان کے جواب ہمیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے، یا ہم ڈھونڈنا ہی نہیں چاہتے، یا اگر ڈھونڈنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو اس ڈر سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ شاید یہ جواب ہمیں دکھ کے علاوہ اور کچھ نہ دے۔ زندگی بے مقصد نہیں گزاری جا سکتی، گزارنے کے لیے کسی مقصد کی ضرورت ہوتی ہے، اور رتابہ نے جو مقصد چنا تھا اب اس میں اسے کامیابی ہونے والی تھی یا ناکامی، یہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، اور کچھ باتوں کا نہ جاننا ہی اچھا ہوتا ہے۔ دل میں اپنی زندگی کے تانے بانے بنتی ہوئی چلتی جا رہی تھی، اور اس کا یہ چلنا چودھری رحیم کی بھیجی پراڈو کی بدولت اچانک رکا تھا۔ اسے سنبھل کر ایک نظر ڈرائیور پر ڈالی اور دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ یہ اس کمرے کا واحد روشن دان تھا جو بغیر آہنی سلاخوں سے جالی کے تھا۔ گوری کے اندر یکدم پھرتی ابھری تھی۔ اس نے جلد از جلد یہاں سے نکلنا تھا۔ روشن دان کافی اونچا تھا، وہ بغیر کسی سہارے کے اوپر نہیں چڑھ سکتی تھی۔ اس نے کمروں کے چاروں طرف نظر گھمائی، وہ کسی ایسی چیز کی تلاش میں تھی جس کی مدد سے وہ روشن دان تک پہنچ سکے، اور آخرکار اسے وہ گوہر مقصود مل ہی گیا۔ کمرے کے ایک کونے میں اسے لکڑی کی ٹوٹی پھوٹی سیڑھی دکھائی دی۔ وہ تیزی سے سیڑھی کی جانب لپکی اور اسے وہاں سے اٹھا کر روشن دان کے بالکل نیچے والی جگہ پر رکھا۔ اس پوری سیڑھی میں صرف 6 اسٹیپ تھے جس کی مدد سے وہ اوپر چڑھ سکتی تھی۔ اب اگلا مرحلہ رتابہ کو چھانے کا تھا۔ اس نے رتابہ کو اپنے سینے سے لگایا اور ایک بڑے دوپٹے کی مدد سے اسے اپنے ساتھ باندھ دیا۔ وہ پوری طرح تیار تھی۔ اس نے ایک الوداعی نظر نم آنکھوں سے مہر پر ڈالی اور سیڑھی کی جانب بڑھ گئی۔ اس نے پہلے اسٹیپ پر قدم رکھا ہی تھا کہ سیڑھی پوری طرح لڑکھڑائی تھی۔ وہ خوف سے نیچے اتر آئی۔ کیا کروں؟ میں یہاں رہی تب بھی موت، اور اس سیڑھی سے گری تب بھی موت، کیوں نہ اس سیڑھی کو ہی آزمایا جائے۔ یہ سوچ کر اس نے ہمت سے دوبارہ قدم بڑھایا اور دھڑکتے دل کے ساتھ وہ چوتھے اسٹیپ پر پہنچی تھی۔ چوتھے اسٹیپ اور 5ویں اسٹیپ کے درمیان کا کافی بڑا خلا تھا۔ رتابہ کو اس نے مضبوطی سے پکڑا، جو اس سارے کھیل کو اپنی بڑی بڑی نگاہوں سے خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ اللہ کا نام لے کر وہ 5ویں اسٹیپ پر پہنچ ہی گئی۔ اس کی رکی سانس بحال ہوئی تھی، پر دروازے کے پیچھے ہونے والے شور نے اس کا دل مٹھی میں دبوچ لیا تھا۔ اسے یوں لگا وہ کھڑے قدموں کے ساتھ پوری کی پوری نیچے گرنے والی ہے۔ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی گہما گہمی اپنے عروج پر تھی۔ لوگ اپنی اپنی فلائٹس کے انتظار میں انتظار گاہوں میں بیٹھے اونگ رہے تھے۔ ایسے میں رکشی آفاق چودھری کی ویل چیئر گھسیٹتی ایئرپورٹ کے داخلی دروازے سے داخل ہوئی۔ آفاق چودھری سر جھکائے اس کے ساتھ گھسیٹتا جا رہا تھا۔
सर झुकाए पता नहीं वो किस सोच में गुम था। आंसू तो बह बह के पता नहीं कब के सूख चुके थे। अब रोना चाहता भी तो रो नहीं सकता था। जैसे सब इख्तियारों की तरह ये इख्तियार भी उससे छिन गया था। वो बेबसी की आखिरी इंतहा पर था। चौधरी रहीम के कारिंदे जोर जोर से दरवाजा पीट रहे थे और वो आखिरी सीढ़ी पर खड़ी थर थर कांप रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि हवास उसके साथ छोड़ रहे हैं। उसकी हिम्मत टूटने जा रही थी। पूरे जिस्म पर लर्जा तारी था। दरवाजा खोलो वरना हम दरवाजा तोड़ देंगे। करक खौफनाक आवाजें उसके कानों के पर्दे छीन रही थी। मुझे हिम्मत करनी होगी, वो बड़बड़ाई थी और कोशिश करती रोशनदान के मुंह के करीब पहुंची थी। दरवाजा अभी तक बेदर्दी से पीटा जा रहा था। उसने जल्दी से रुताबा को अपने सीने से अलग किया और रोशनदान के बाहर बनी स्लिप पर लिटा दिया। वो खुद भी ध्यान पान सी थी, इसलिए उसे बाहर निकलने में कोई मुश्किल ना हुई थी। अभी उसका दायां पैर कमरे के अंदर ही था कि दरवाजा चिंगाड़ती आवाज के साथ जमीन बोस हुआ था। पकड़ो जल्दी, वो भाग रही है। उसने जल्दी से पांव बाहर निकाला और रुताबा को लेती नीचे कूदी। वो अनजाने रास्तों पर भागती जा रही थी क्योंकि उसे अंदाजा था कि रहीम चौधरी के बंदे उसका इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाले नहीं। भागती भागती न जाने वो कहाँ निकल आई थी। रात के इस पहर उसे जंगली जानवरों की आवाजें और बहते पानी के शोर की आवाज सुनाई दे रही थी। यानी वो किसी ऐसी जगह थी जहां आबादी के आसार थे। उसने इर्द गिर्द नजरें घुमाई। दूर से उसे नन्ही सी रोशनी की नमक दिखाई दी। वो तेजी से उस जानिब चलना शुरू हो गई। उसे जल्द अज जल्द यहाँ निकलना था। अभी वो थोड़ी दूर ही गई होगी कि आगे से आते वही कारिंदे उसे दिखाई दिए। खौफ से उसे अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई। उसने आओ देखा न ताओ और उल्टे कदमों भागना शुरू कर दिया। पीछे वही कारिंदे उसके ताकों में तेज तेज भागते आ रहे थे। वो भागती हुई नहर की तरफ निकल आई थी। उसने पीछे मुड़कर देखा और आंखें बंद करते ही गहरी नहर में कूद गई। वेलकम माय डियर सन। आज कितने सालों बाद इस घर में आए हो। तुम्हारा तो शानदार इस्तकबाल होना चाहिए। रहीम चौधरी उसके सामने बैठा चहक रहा था। आफाक ने नफरत भरी निगाह उसके चेहरे पर डाली थी। गुस्सा नहीं माय डियर, अभी तो तुम्हें मैं बड़ी खुशखबरी से हमकनार करने वाला हूँ। तुम्हारी बेटी बस आती ही होगी। वो मुस्कुराते हुए उसे तड़पा रहा था। सर, मैडम रुताबा आ चुकी हैं। इस खबर पर आफाक ने सर उठाकर रहीम चौधरी को देखा। फौरन अंदर बुलाओ, कहीं देर ना हो जाए। वो मकरू हंसी हंसता था। गार्ड वापस मुड़ गया था। तुम सोच रहे होगे मैं तुम्हारी वजह से उसे माफ कर दूंगा, तो ये तुम्हारी भूल है। रहीम चौधरी फिंकारते हुए गरजा था। सही कहा तुमने। रुताबा हंसती हुई अंदर दाखिल हुई। स्याह करतूत इतनी जल्दी नहीं मिटते। वो मुस्कुराती हुई उसके सामने जा खड़ी हुई। अभी वो बाप को देखकर कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए उसने एक निगाहे गलत भी आफाक की तरफ ना डाली थी। ओह, तो रुताबा आफाक आ चुकी हैं। चौधरी रहीम का कहकहा बुलंद हुआ था। रुताबा आफाक तो कब की तुम्हें बर्बाद करने आ चुकी थी। तुम ही नादान निकले। वो तंजिया थिंकारी थी। ओ गुड, पर आज यही रुताबा यहाँ से लाश की सूरत में जाएगी। ये कहते ही चौधरी ने जेब से गन निकाली और उस पर तानते हुए बोला, मुझे मौत से मत डराओ चौधरी रहीम, मौत देने वाले तुम नहीं हो। उसके लहजे में इत्मीनान ही इत्मीनान था। मरने से पहले अपने इस नाकारा बाप से मिल लो। बरसों की मोहब्बत का मिलन करा रहा हूँ बाप बेटी का। चौधरी रहीम का लहजा हितक आमेज था। रुताबा बड़ी बेबसी से बाप की जानिब बलती थी। बरसों से मिलने का ख्वाब पूरा भी हुआ था तो किस नहज पर। अब्बू, मेरे अब्बू, आप कहाँ थे। वो बिलबिलाती आफाक के कुशादा सीने से टकरा गई थी। आफाक ने लरसता हाथ उसके सर पर रखा था। मुझे माफ कर देना रुताबा बेटी। इंतहाई दिक्कत से जुमला बोला था। मुझे कोई गिला नहीं अब्बू, बस एक ख्वाहिश है। अगर आप माने तो आप मेरी गौरी माँ से शादी कर लीजिएगा। वो बहुत अकेली हैं आपके बगैर।
وہ آج بھی آپ کے انتظار کا دیپ جلائے بیٹھی ہیں، ان کا دیپ روشن کر دیجیے گا اور اپنی اس بدنصیب بیٹی کو معاف کر دیجیے گا جو آپ کے کسی کام نہ آ سکی۔ اسے سکتی ہوئی پیچھے ہٹی اور چودھری رحیم کو گھورنے لگی۔ تمہیں آج حساب دینا پڑے گا چودھری رحیم، میرا، میری ماں کا، میرے باپ کا اور گوری کا، تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ یہ کہہ کر اس نے وہ پیپرز نکالے اور ایک ایک کر کے اس کی جانب اچھال دیے۔ چودھری رحیم اس کے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ تم ایک بات بھول گئے چودھری رحیم، میں بھی تمہاری پوتی تھی، بھلا کیسے تمہیں نہ ہراتی۔ وہ ہنسی تھی، وہی زہریلی مسکراہٹ۔ دیکھو ان پیپرز کو، تم اپنی ساری پراپرٹی، بزنس، سب کچھ یتیم خانے کے نام کر چکے ہو۔ چودھری رحیم بری طرح لڑکھڑایا تھا۔ تم، وہ پاگل سا اس کی جانب لپکا تھا، ابھی ٹھہرو، تم اپنا دبئی والا بزنس دیوالیہ کر چکے ہو۔ ایک اور دھچکا لگا تھا، وہ پورے قد سے زمین پر گرا تھا۔ میں تمہیں ایسا ہی دیکھنا چاہتی تھی، جھکا ہوا، بے بس، کمزور۔ اس نے نفرت سے اس پر تھوکا اور ویل چیئر کی جانب بڑھی۔ وہ یہاں سے جا رہی تھی اپنے باپ کے ساتھ، جہاں ان تینوں نے مل کر رہنا تھا۔ اچانک فائر کی آواز آئی۔ آفاق نے رتابہ کی طرف دیکھا، وہ اور ساکت رہ گیا۔ رتابہ خون میں لت پت پڑی کرا رہی تھی۔ بیٹی، آفاق اس کے قریب گر گیا تھا۔ یہی لفظ سننا چاہتی تھی ابو، اب میں پرسکون ہو گئی ہوں۔ رتابہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند چکی تھی۔ جنون عشق کا دوسرا اور آخری باب بھی پھٹ چکا تھا۔ عورت آج بھی مقام کی تلاش میں ہے، انصاف کی تلاش میں ہے، پر نہ تو مقام مل سکا اور نہ رتابہ کو انصاف۔ زبردستی مقام حاصل کرنے کی جدوجہد میں رتابہ خود بکھر گئی۔ یہ کہانی رتابہ کی نہیں، نہ مہر کی، یہ کہانی عورت کی تھی، اس کے جنون کی تھی، اور اس جنون نے اس عورت کی جان لے لی تھی۔ عورت آج بھی انصاف کا، مقام کا کشکول اٹھائے کھڑی ہے کہ شاید یہ کشکول بھر جائے، اس مرد کے معاشرے میں عورت کا مقام بلند ہو جائے۔ چودھری رحیم کو عدالت نے پھانسی کا حکم سنا دیا تھا۔ آفاق گوری کے پاس لوٹ گیا تھا۔ بظاہر سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، پر پھر بھی ایک کمی، ایک کسک باقی رہ گئی تھی۔ رتابہ جیسی آج بھی کتنی لڑکیاں اس معاشرے میں موجود ہیں جو اپنے جائز حق مقام کی تلاش میں ہیں۔ شاید ان کو رتابہ نہ بننا پڑے، ان کو اپنا مقام مل جائے۔ ناول یہاں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ بہت بہترین ناول تھا، بہت اچھا میسج تھا اور اینڈنگ بہت اچھی تھی۔ انصاف کیا گیا ہر کریکٹر کے ساتھ، ایسا نہیں ہے کہ کچھ ادھورا رہ گیا ہو۔ اور یس، بہت سیڈ بھی تھا۔ اگر رتابہ زندہ رہتی تو اور زیادہ اچھا ہوتا، لیکن اس کے مرنے پر ایک زیادہ امپیکٹ دیا ہے اس اینڈنگ نے۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ نئے ناول کے ساتھ جلد آؤں گی۔ اللہ حافظ۔